हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे सुपर टेट और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम विज्ञान टॉपिक को कवर कर रहे हैं। विज्ञान के जो क्वेश्चन है उनको फटाफट तरीके से रिवाइज करेंगे। धमाकेदार प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो छोटे-छोटे जो क्वेश्चन होंगे वो एक आपको दिखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इससे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और ज्यादा से ज्यादा आपका सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन भी हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से अगर विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? अगर दोस्तों यहाँ पे वर्णांधता की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस की, तो स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग सहलग्न रोग होता है, ठीक है। और इसमें जो रोग से ग्रसित होते हैं उनको लाल या हरे रंग पहचानने में दिक्कत हुआ करती है। तो इसको क्या कहते हैं? लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है एक वर्णांध पुरुष है। मान लिया ये वर्णांध पुरुष है। देखिए यक्स में स्टार लगा देंगे चूंकि ये वर्णांध है, और यहाँ पे फीमेल जो है वो नॉर्मल है, तो वहां पे गुणसूत्र इसके एक्स एक्स हो जाएंगे। अगर इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो यहाँ पर ये कुछ स्थितियां बन के निकल के आएंगी, ठीक है। यक्स वाई मतलब दो जो इनके लड़के होंगे वो सामान्य होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो महिला का यक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिलेगा, और जब लड़के पैदा होने की बात होगी तो महिला का यक्स और पुरुष का वाई मिलेगा, तब जाके होगा। तो ये जो आएंगे दो लड़के, ये सेफर साइड में जाएंगे, ये सामान्य रहेंगे। लेकिन ये जो दो लड़कियां पैदा होंगी ये वाहक का काम करेंगी, ये वर्णांध नहीं होंगी। क्योंकि ये सेम अगर होमोजीनियस स्टेज होती है, एक एक गुण क्षेत्र है, तो वहां पे वर्णांधता नहीं होगी। लेकिन जब ये वर्णांध स्त्रियां किसी सामान्य पुरुष से शादी करेंगी तो उनके जो बच्चे होंगे 50% वहां पे चांसेस होंगे कि इनके पुत्र क्या हो जाएंगे, वो वर्णांध हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुत्रियों के पुत्रों में ये वर्णांधता के लक्षण आपको दिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन आपको क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को रखा है। पहला है ईईजी। ईईजी इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो कई बार पूछ लिया करता है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। और ईईजी जो होता है स्पेशली वो मस्तिष्क का किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका मैच करेगा। ईसीजी की बात करें, ईसीजी सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। स्पेशली जो हार्ट बीट्स होती हैं उनका एक ग्राफ टाइप का होता है। तो ये हार्ट की जांच करने के लिए किया जाता है ईसीजी। बहुत सारे लोगों का ईसीजी का टेस्ट हुआ भी होगा, तो वो नॉर्मल ही आता है लगभग युवा अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे बुजुर्गियत आती है तो वहां पर ईसीजी एबनॉर्मल होने लगती है। अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, वाल्व खराब है, या कोई भी हार्ट में ब्लॉकेज है, या कोई भी चीज ऐसी होती है, तो जो हार्ट बीट का आपका ग्राफ होगा वो गलत आ जाएगा। मतलब ईसीजी से ही क्लियर होता है कि हार्ट के पेशेंट हैं कि नहीं है। तो ये ईसीजी है। ईओजी की अगर बात करें, और ईसीजी का फुल फॉर्म बता दूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको स्पेशली कहते हैं। ईओजी की बात करें तो इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी इसको ध्यान रखें, ठीक है। ईओजी। और स्पेशली ये आंख की होती है। आंख का जो टेस्ट होता है उसको ईओजी के नाम से जानते हैं। अब ईएमजी की बात करें तो इलेक्ट्रोमार्फियोग्राफी होता है, और ये मांसपेशियों यानी कि मसल्स का होता है। तो 4 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। ईसीजी किसकी होगी दोस्तों? हृदय की। ईओजी किसकी होगी? आंख की। ईएमजी किसकी होगी? मांसपेशियों की। और ईईजी किसकी होगी? मस्तिष्क की। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ईईजी और ईसीजी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ईईजी आपका ब्रेन का है जबकि ईसीजी आपका हार्ट का है, ठीक है। ईओजी कम पूछा जाता है, ईएमजी भी कम पूछा जाता है। तो ईओजी पूछे तो आप आंख का बता दें। ईओजी मतलब आंख। ईएमजी मतलब यम से मसल्स होती है ना, तो मांसपेशियां हो गई, तो मसल्स का मांसपेशी ईएमजी आ रही, ठीक है। चलिए
अब अगला क्वेश्चन है कुनैन। कुनैन को स्पेशली आप कुनैन जैसे ही शब्द आता है तो ये होता है कि यार ये मलेरिया, तो कुनैन एकदम आपने सही पकड़ा है, ये मलेरिया रोग के उपचार के लिए काम में आती है, ठीक है। लेकिन कुनैन के अतिरिक्त यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो कुनैन से हमें डिफरेंटली सोचना है। अब चार ऑप्शन है आपके पास, आर्टीथर है, ग्लेस है, ल्यूटिविट है और सिनेरेरिया है। सिनेरेरिया इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिनेरेरिया है। तो अब इसका सही जवाब दोस्तों आपको देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन जो है आर्टीथर ये सही हो जाएगा। स्पेशली देखा जाए तो आर्टीथर मलेरिया के इलाज के लिए आर्टीमेसिनिन का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है, ठीक है। और इस नाम से इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। और इसके दो आइसोमर होते हैं अल्फा और बीटा, इतना डीपली नहीं जाना है, सीधे याद कर लें आप आर्टीथर है। कुनैन के अलावा कौन सी शाकीय औषधि है जो मलेरिया के उपचार में आती है, आर्टीथर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन लेंगे, 1 किलोवाट घंटे का मान क्या होगा। 1 किलोवाट घंटे, अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। तो आपका 3.6 इंटू, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 1 किलोवाट घंटे का मान ये होगा। 1 किलोवाट को आप पहले 1000 वाट में काउंट कर लें, इसमें अगर दिक्कत आ रही, 1 किलोवाट घंटा है ना, तो 1 किलोवाट को 1000 वाट में कर लें। वाट को कहते हैं जूल प्रति सेकेंड और घंटे को 3600 सेकेंड कर लें, सेकेंड सेकेंड कट गया तो जूल बच जाएगा और 3600 गुणे 1000 ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब कुछ व्याधियां हैं और उनके कारण दिए गए हैं, जैसे है मेरेस्मस, क्वासियोरकर और टीबी, हेपेटाइटिस बी। अब इनको आपको इनके रीजन्स से मैच करवाना है, तो इसको मैच करेंगे हम। ये दोस्तों स्पेशली मैरेस्मस जो होता है, दीर्घकालीन अगर आप उपवास रखते हैं तो आपको ये व्याधि हो जाती है, जिसको मैरेस्मस कहते हैं, ठीक है। क्वासियोरकर जो है प्रोटीन अल्पता, अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वासियोरकर बीमारी हो जाती है। टीबी की बात करें तो ये जीवाणु संक्रमण है और हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये विषाणु संक्रमण है। यानी कि ये जीवाणु से संबंधित बीमारी टीबी है, जबकि विषाणु से संबंधित बीमारी आपकी हेपेटाइटिस बी है। चलिए दोस्तों अगला है फिर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ हैं और उपस्थित तत्व हैं। हीरे में बात करें तो क्या होता है, हीरे को बताएं तो हीरा कार्बन का एलोट्रोप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, तो यहाँ पर हीरे में क्या पाया जाएगा, कार्बन। संगमरमर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों संगमरमर के रूप में आपका आ जाएगा कैल्शियम। संगमरमर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। अगर रेत की हम बात करेंगे तो रेत में सिलिकॉन मिलता है। अगर रूबी की बात करेंगे तो रूबी में दोस्तों क्या मिलता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। ये इसका एकदम से सही हो जाएगा। चूंकि संगमरमर क्या है, एक रूपांतरित पत्थर होता है जो शुद्ध कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और रूबी का मुख्य घटक एल्मुना होता है, एल्यूमिना सॉरी। और क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण रूबी का जो रंग होता है वो लाल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रूबी का जो कलर होता है वो रेड होता है, और स्पेशली किसकी उपस्थिति के कारण, क्रोमियम की उपस्थिति के कारण। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन। हाइपोबिलियन क्या होता है, जो जलीय विलयन है, सोडियम थायोसल्फेट, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का अणुसूत्र पूछ लिया जाता है तो Na2S2O3 इंटू 5H2O, Na2S2O3 डॉट 5H2O,
ये जो क्या होता है, ये सोडियम थायोसल्फेट का अणुसूत्र होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, छठा क्वेश्चन लेते हैं। अरे 7वीं के बाद 8वां क्वेश्चन, यहाँ पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलिए, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा कि कम गति से गतिवान होगा, कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, कि अधिक गति से गतिवान होगा। तो अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में दोस्तों क्या होता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण का अभाव पाया जाता है। इसके कारण अगर सेब को हम छोड़ेंगे तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वो गतिमान हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अगर अंतरिक्ष स्पेस की बात करें तो ग्रेविटी नहीं होती है, तो इस वजह से वहां पर गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण उसी के साथ साथ वो जो है गति करने लगेगा। साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है, कल ही के वीडियो मैंने डिस्कस किया था। साल्क टीका की अगर हम बात करें तो साल्क टीका जो साल्क ने खोजा था, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। और साल्क वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एल्बर्ट सेबीन सॉरी, इन्होंने मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, कई बार क्वेश्चन आता है। तो साल्क टीका किस व्याधि के लिए है, तो 9वें का पोलियो हो जाएगा। एल्बर्ट सबीन ने क्या किया था, मुंह से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। लेकिन जो साल्क टीका लगाने की बात की थी, ठीक है, तो वो इंजेक्शन के द्वारा होता है, जो कि जो है किसने इसकी खोज की थी, अच्छा किस व्याधि से संबंधित है, तो ये पोलियो से संबंधित है, स्पेशली साल्क टीका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। और साल्क टीका किसने खोजा था, दोस्तों साल्क ने खोजा था और उन्हीं के नाम पे ये साल्क टीका बन गया है। अब देखिए, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है। मांसपेशियों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान होने लगती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग याद कर लें। अगला है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। पहला है यूरियस, फिर है सल्फेंटेस, और अगला है ट्रिप्सिन, और अगला है इसका प्रोटीएस। ये थोड़ा सा ऑप्शन कट गया है, प्रोटीएस, तो इसका प्रोटीएस ही सही जवाब होगा, जो ऑप्शन दोस्तों कट गया था। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम प्रोटीएस होगा। प्रोटीएस प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये प्रोटीएस। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो सेशन का, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सुमेलित है, सिल्वर आयोडाइड हार्न सिल्वर दिया है, सिल्वर क्लोराइड की बात करें कृत्रिम वर्षा दिया है, जिंक फास्फाइड की बात करें चूहे का विष दिया है, और जिंक सल्फाइड की बात करें तो फिलास्फर ऊन दिया है। तो इसका सही जवाब आपका दोस्तों सी हो जाएगा, क्योंकि जो जिंक फास्फाइड होता है वही चूहे के विष के रूप में जाना जाता है। देखिए, जिंक फास्फाइड का जो उपयोग है वो चूहे के विष के रूप में किया जाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड को नहीं, सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को क्या कहेंगे, हॉर्न सिल्वर कहेंगे, और इसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में होता है। और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की जो उंगली पर निशान लगता है वो सिल्वर नाइट्रेट का ही लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है।
तो जिंक फास्फाइड है चूहे का विष। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर ये चीजें आपकी यहां से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन मैंने लिए, लगभग आपको 25-30 कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। तो फिलहाल के लिए कैसी लगी ये वीडियो सीरीज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। क्या कुछ इसमें सुधार किए जा सकते हैं, और भी सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रहे और लगभग 100 क्वेश्चन रखें, इसके बारे में भी आप लोग बताते चलें कि डिस्क्राइब करें या सीधे सीधे आपको हिट ट्रायल जैसे चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।